सामंजस्य की भावना हो या आत्मसम्मान हो या सुरक्षा हो या बड़ों के प्रति आदर हो, सम्मान हो, इस प्रकार के जब गुण विकसित हो जाते हैं तो बच्चे जब विद्यालय में पहुंचता है या समाज में पहुंचता है तो साथी संबंध बनाता है, तो वह इन्हीं गुणों के आधार पर बनाता है, क्योंकि उसके जो गुणों के आधार पर ही निर्भर करता है कि वह आगे उसके जो संबंध है वो अच्छे होंगे या खराब होंगे। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज उसी संबंधों को और विकसित करने के लिए हमें कुछ और पॉइंटों को जानने की जरूरत है, जिसमें हम आज प्रमुख रूप से सामाजिक बोध क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आक्रामकता क्या होती है और तकनीकी और साथी संबंध क्या है, तकनीकी का क्या रोल है कि साथी संबंध स्थापित करने में। तो इन 3 बिंदुओं पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक बोध। बोध आप जानते हो, बोध होता है एक तरह से ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। बोध से आशय किसी व्यक्ति का अपने तथा अपने वातावरण के बारे में प्राप्त ज्ञान, विचार, धारणा या व्याख्या से है। बोध शब्द उस मानसिक प्रक्रिया को बताता है जिससे जीव को किसी वस्तु, घटना या परिस्थिति का बोध होता है या ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो हमारा क्या होता है, हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं, तो वो हमारा उसकी चीज के बारे में या उस वस्तु के बारे में या विचार उसके बारे में जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो हमारा बोध होता है। जब हम बात करें सामाजिक की, तो सामाजिक का अर्थ तुम जानते हो समाज से संबंधित। जब समाज से संबंधित हमें ज्ञान होगा तो हम क्या होगा, सामाजिक बोध होगा। समाज के बारे में तुम जानते हो, समाज क्या है? समाज एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह है जिनमें आपसी संबंध होते हैं, अपनत्व का भाव होता है, तो वह समाज होता है। तो समाज के अंतर्गत हमें आपको जो है जेम्स के अनुसार जो बताया है कि शांति समाज क्या है, तो मनुष्यों के शांतिपूर्ण संबंधों की अवस्था का नाम समाज है। इसमें जब शांतिपूर्ण संबंध होंगे उस अवस्था को हम जो है समाज कहेंगे। तो अब समाज के बारे में जो भी है, हम सामाजिक बोध क्या होगा, हाँ, उसके बारे में सामाजिक बोध अन्य व्यक्तियों एवं सामाजिक परिस्थितियों के बारे में सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया है। सामाजिक बोध क्या है कि अन्य व्यक्तियों या सामाजिक परिस्थितियों उसके बारे में सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया है। सामाजिक बोध के अंतर्गत हम सामाजिक नियमों के बारे में जानते हैं, सामाजिक भूमिका के बारे में जानते हैं, उसकी स्थिति के बारे में जानते हैं और सामाजिक मूल्यता को उसमें सम्मिलित किया जाता है। जब इस प्रकार का हमको ज्ञान हो जाता है तो हम सामाजिक बोध माना जाता है। यह सामाजिक भावनाओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो यह सामाजिक बोध है। इसके द्वारा क्या होता है कि समाज से संबंधित बातों को जानने से व्यक्ति में सामाजिकरण की भूमिका, जो सामाजिकरण है उसका आसानी से हो जाता है और व्यक्ति का व्यवहार समाज के अनुरूप ही होता है और समाज द्वारा अनुमोदित व्यवहारिक बच्चा करना सीखता है। समाज द्वारा प्रदत्त भूमिका को निर्वहन में वह सहायक होता है। जो भी समाज की जो भूमिकाएं हैं उनको निभाने में वह पूरी तरह से सहायक होता है। इस प्रकार अब बात करते हैं हम कि साथी संबंधों में विविधता एवं सामाजिक बोध। कि जैसा कि जानते हो कि विभिन्न प्रकार के जब हम साथी समूहों से मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के चाहे वो जाति से संबंधित हो या धर्मों से संबंधित हो या अलग संस्कृति से संबंधित हो, विभिन्न विभिन्न जब उसकी आर्थिक दृष्टि से संबंधित हो, यानी विभिन्न विभिन्न बच्चों से मिलते हैं तो विविधता से भरा हुआ होता है। हमारा समाज किससे भरा हुआ है? विविधता से भरा हुआ है। तो हमें साथी संबंधों को बढ़ावा देना है तो उस विविधता को जानना होगा और उसके लिए हमें जानने के लिए क्या होगा, हमें सामाजिक बोध होना जरूरी है, जिसके अंतर्गत हम जातिगत संबंध सामाजिक बोध के बारे में जानते हैं कि जातिगत संबंध क्या होता है। कि जातिगत संबंध 2 प्रकार का होता है। एक तो बच्चा अपनी जाति के साथ मित्रता करता है, दूसरा बालक किसी अन्य जाति के साथ मित्रता करता है। जब अपनी जाति के बच्चों के साथ जो है मित्रता करता है तो वह क्या है, जाति के नियमों, संस्कृति और परंपराओं के बारे में विस्तार ज्ञान
प्राप्त करता है। जब ज्ञान प्राप्त करता है तो वह अपने जाति के लोगों के साथ या बच्चों के साथ या सहपाठियों के साथ संबंध आसानी से बना लेता है। द्वितीय प्रकार की बात करें तो वह अन्य जातियों के नियमों और संस्कृति और परंपराओं के बारे में भी उसको ज्ञान हो जाता है। उसका सहपाठी दूसरी जाति का है तो उसके बारे में भी उसको ज्ञान हो जाता है। उसको अच्छी तरह से उस जाति के बारे में, जो जाति के जो नियम है, संस्कृति या परंपरा, उसके बारे में अच्छी तरह से सीखता है। दूसरा बात कर रहे हैं सांस्कृतिक संबंधित सामाजिक बोध। यह भी दो प्रकार से ही होता है, क्योंकि समाज एक तो अपना ही होता है जिसमें अपनी अलग संस्कृति होती है। बच्चा अपने जो संस्कृति समाज में रहता है तो वहाँ के जो है सभ्यता है संस्कृति की उसको सीखता है। जो संस्कृति द्वारा जो भी उसकी जो संस्कृति में रूढ़िवादिताएं या जो उसकी संस्कृति की सोच है उसी के अनुसार वो अपने आप को समाहित करता है। दूसरी अवस्था में जब विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों के साथ मिलता है तो वह अन्य संस्कृति के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करता है। जब अन्य संस्कृतियों के बारे में जब ज्ञान प्राप्त करता है तो वह दूसरों से संबंध आसानी से बना लेता है, उन संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। क्योंकि हम संबंध तभी बना सकते हैं जब सामने वाले को अच्छी तरह से पहचान लें, उसकी आदतों को, उसकी रुचियों को, उसकी संस्कृति के और उसके अंदर कौन से गुण हैं। जब उनका जब हमको ज्ञान होता है तभी हम अब उसको संबंधों को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा है धर्म आधारित संबंध सामाजिक बोध। जैसा कि जानते हो भारत विभिन्न धर्मों वाला देश है, इसलिए विद्यालयों में विविध धर्मों के बालक अध्ययन करते हैं। तो धर्म के आधार पर मित्रता भी अपने धर्म के बच्चों से करता है और दूसरे धर्मों के साथ बच्चों से भी वह मित्रता करता है। तो अपने जो भी धर्म से जब मित्रता करता है तो उसको धर्म के बारे में ज्ञान होता है और धर्म के वास्तविक उद्देश्यों को क्या धर्म मान समझने की करता है। दूसरी स्थिति में बालक जब अन्य धर्मों के प्रति धर्मों के बच्चों से मिलता है तो उनके प्रति क्या करता है, वो सम्मान रखता है और दूसरे धर्म की जो है आदर करता है और उसके जो भी धर्म के जो दूसरे धर्म के जो आचार विचार है उसको अपने व्यक्तित्व में डालने की कोशिश करता है। जब धर्म के जब इस अर्थ को समझ जाता है तो बालक समाज में अपने कर्तव्यों का पालन करता है और एक अलग स्थिति को प्राप्त करता है और साथी संबंधों को आगे बढ़ाता है। विचार आधारित संबंध एवं सामाजिक बोध। जानते हो मित्रता ज्यादातर जब जिस व्यक्ति के आपस में विचार मिलते हैं तभी मित्रता अच्छी होती है। जब उसके विचार सामने वाले बालकों के विचार से मिल रहे हैं तो हम कहेंगे कि उसको जो है संबंध आसानी से आगे बढ़ेंगे, उनका विकास होगा। इसके बाद अगर विचारों के आदान प्रदान में अगर मतभेद है, जब मतभेद होता है तो वो क्या होता है, आपस में संबंधों को बिगाड़ता है। इसलिए बालक को क्या है, विविध प्रकार के जो सामाजिक परंपराओं के बारे में ज्ञान हो जाता है, रीतियों के बारे में ज्ञान हो जाता है, तो वह मित्र के साथ विविध प्रकार के संबंध बनाता है और विचारों को एकता लाने की कोशिश करता है। जब विचारों में तो आदान प्रदान में कोई समस्या नहीं होती है तो मित्रता अच्छी हो जाती है और संबंध आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन विचारों का अधिकांश जो हमारे सामाजिक परिवेश से ही संबंधित होते हैं विचार। इसके बाद विद्यालय व्यवस्था आधारित संबंध सामाजिक बोध। विद्यालय व्यवस्था में विभिन्न जातियों, धर्मों और संस्कृति के विद्यार्थी होते हैं। विद्यालय व्यवस्था में क्या होता है कि जो हम बच्चे मिलते हैं जाति, धर्म, संस्कृति के विद्यार्थी होती हैं, तो विद्यालय व्यवस्था के अनुरूप जब हम सामूहिक कार्य किए जाते हैं तो जाति और धर्म पर विचार नहीं किया जाता है। जब एक ही समूह में बालकों द्वारा कार्य संपन्न किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से मित्रता हो जाती है। स्थिति में बालक एक दूसरे के माध्यम से विविध सामाजिक कौशलों और सामाजिक गुणों को सीखने का प्रयास करते हैं। विद्यालय व्यवस्था पर आधारित जो संबंध है उसमें सामाजिक बोध की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है, इसलिए सामाजिक बोध होना विद्यालय व्यवस्था के लिए भी बहुत जरूरी है। तो सामाजिक गुण जब तक उसमें विकसित नहीं होंगे तब तक हम उसके जो साथियों के साथ संबंध बनाएगा वह आगे विकसित उनको नहीं कर सकता है। परिस्थिति आधारित संबंध सामाजिक बोध, जैसे कि जानते हो कि भारत में विभिन्न राज्य हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रीति हैं, अलग अलग नियम है, अलग अलग धर्मों के उसमें लोग रहते हैं।
जब माता पिता का दूसरी जगह स्थानांतरण करते हैं या माइग्रेट करते हैं तो क्या होता है कि बच्चा अपने समाज को छोड़कर दूसरे समाज में जाता है, तो दूसरे राज्यों के बारे में उसको समाज के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जब विविध प्रकार की सामाजिक कुशलता है, परंपराएं और रीतियों को सीखने का वह प्रयास करता है। क्योंकि अगर दूसरी जगह जाएगा, जैसे अब बात करें हमारे यूपी का बच्चा जब नॉर्थ ईस्ट में जाएगा तो वहाँ की जो परंपराओं को सीखेगा और वहाँ के लोगों को किस प्रकार उनका रहन सहन है उसी अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करेगा, तभी वो आपस में संबंध बना सकता है। पारिवारिक संबंध और सामाजिक बोध। सामाजिक बोध में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि परिवार में भी संबंध इस प्रकार के होने चाहिए कि वह सामाजिक बोध को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि पारिवारिक संबंध जब अच्छे होंगे तो सामाजिक बोध की प्रक्रिया भी अच्छी होगी। परिवार द्वारा अनेक प्रकार के सामाजिक परंपराओं के बारे में बच्चा उन परिवार से ही सीखता है। जब परिवार एक बेस बना करके देता है तभी वह समाज में जाता है। क्योंकि अधिक परिवार में अगर नकारात्मक विकास हुआ है, नकारात्मक चीजों को उसने ग्रहण किया तो समाज में या सहपाठियों के साथ नकारात्मक चीजों को करने की कोशिश करता है। इसके लिए सामाजिक बोध का होना आवश्यक है। आगे तकनीकी विकास से आधारित संबंध है सामाजिक बोध। तो तकनीकी द्वारा ये बच्चा क्या है, अनेक प्रकार के बच्चों के संपर्क में आता है, अपने नए नए जो साथी या मित्र बनाता है। इस प्रकार से बालक विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्षों पर विचार करते हैं तथा एक दूसरे को सूचनाएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार सामाजिक बोध की प्रक्रिया व्यापक रूप से संपन्न होती है। तो ये जो हमने पॉइंट बताए, जो विविधता है भारत में, इस प्रकार की जो विविधता होती है तो सामाजिक बोध का होना जरूरी है। सामाजिक बोध बालकों के व्यवहार का क्या करता है, सामाजिक संदर्भ में विकसित करता है। इसमें बालक यह समझ पाता है कि आपसी व्यक्तिगत भिन्नताओं के बावजूद उसे किस प्रकार दूसरे से व्यवहार करना है, और सामाजिक बोध के विकास से बालक अपने साथी के सही ढंग से देखने और उसके साथ व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही वह अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करने का भी प्रयास करता है। उसके अंतर्गत सामाजिक मूल्यों, हौसलों का विकास होता है और एक अच्छा व्यक्ति और नागरिक बनने में अपना योगदान करता है और आपसी संबंधों को आगे बढ़ाता है। इस प्रकार हमने सामाजिक बोध के बारे में जाना कि सामाजिक बोध किस प्रकार साथियों के संबंध बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं आगे। ये चित्र देख रहे हैं आप, इसमें क्या हो रहा है, एक बच्चा दूसरे बच्चे पर आक्रामक हो रहा है या उस पर हमला कर रहा है। इसको हम एक तरह से आक्रामकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आक्रामकता कहते हैं। तो आक्रामकता को अगर समझने की कोशिश करें तो आक्रामकता शब्द लैटिन शब्द एग्रेरियो से बना है, जिसका अर्थ है हमला। हमला मतलब दूसरे पर हमला करना या दूसरे पर आक्रामक होना। किसी व्यक्ति या वस्तु पर प्रहार करना अथवा शत्रुता पूर्व कार्य करना आक्रामकता कहलाता है। आक्रामकता क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति हो या वस्तु पर हो, उस पर जब हम प्रहार करते हैं अथवा शत्रुता पूर्व कार्य करते हैं तो वो आक्रामकता कहलाती है। आक्रामकता में क्या होता है? दूसरे पर अधिकार जमाने की शक्ति प्रदर्शन की इच्छा होती है। तुमने देखा होगा साथी समूह जब वो बनते हैं तो समूह का जो सक्रिय जो बच्चा होता है तो वो क्या है, दूसरों पर अधिकार जमाने की कोशिश करता है। यह व्यक्ति के कुंठा का परिणाम भी हो सकता है। व्यक्ति में अगर कुंठा हो तो वह अधिक आक्रामक हो जाता है। बच्चों का यह आक्रामक व्यवहार किसी के साथ उचित आंतरिक संबंध स्थापित करने में बाधक होता है। जब बच्चा आक्रामक होगा तो जो संबंध, उसके जो आंतरिक जो है संबंध है वह अच्छे नहीं होंगे। इस प्रकार से बैरन रिचर्डसन ने भी कहा है अपने शब्दों में कि आक्रामकता एक ऐसा व्यवहार है जिसका उद्देश्य किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है जो किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देना चाहता है। क्योंकि आक्रामक व्यक्ति किसके सामने होता है? जो अपने को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता लेकिन वह सामने वाला उसको नुकसान पहुंचाता है। तो बैरन रिचर्डसन ने कहा है कि जो व्यक्ति का उद्देश्य मुख्य क्या है? दूसरे को नुकसान पहुंचाना। इसको अगर बात करें तो शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया जाने वाला एक तरह का व्यवहार है। आक्रामकता को ये भी कह सकते हैं शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया जाने वाला व्यवहार है। जब इस प्रकार का व्यवहार होता है तो क्या है, शांति के दृष्टिकोण से
अच्छा नहीं होता, शांति के दृष्टिकोण से विकास में बाधक होता है। जब आक्रामकता समझते हैं और इसकी जो विशेषताओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो आक्रामकता की विशेषताएं, यह एक उत्तेजना की उच्च स्थिति होती है। उत्तेजना इसमें आक्रामक होता है व्यक्ति, तो क्या होता है, अधिक उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित हो जाता है तो वह अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। दूसरा, आक्रामकता का मुख्य आशय नुकसान, क्षति या चोट पहुंचाना होता है। आक्रामकता का मुख्य आशय क्या है कि किसी को नुकसान पहुंचाना और किसी को चोट पहुंचाना है। इसके अलावा यह मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है और शारीरिक नुकसान भी हो सकता है। इसके द्वारा मनोवैज्ञानिक, किसी को गाली देना या धमकी देना, तो उसके क्या है, मन में बच्चा सामने वाला वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है और मानसिक संतुलन भी खो देता है। आमतौर पर इसकी अवधि की किसी हिंसक कार्यवाही से पहले की जाती है। आक्रामक व्यक्ति होता है तो वो क्या है, एक तरह से कहते हैं कि हिंसक कार्यवाही करने वाला है। इसके अलावा यह मौखिक, शत्रुतापूर्ण, शारीरिक या सक्रिय रूप में भी हो सकती है। आक्रामकता क्या हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, शत्रुतापूर्ण भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है और सक्रिय रूप में भी हो सकती है। आक्रामकता प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष भी हो सकती है, मतलब हमें दिखाई भी दे सकती है और दिखाई भी नहीं देती। बिना दिखाई दिए भी जो है कुछ बच्चे आक्रामक हो जाते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दूसरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उनके अंतर्गत अलग प्रकार की भावना का विकास होता है और वह दूसरों के साथ संबंध बनाने में निपुण नहीं हो सकते। आक्रामकता का गुण होगा तो वह साथियों के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते, अपने आप को समायोजित नहीं कर सकते। इसके लिए और बात करते हैं कि आक्रामकता का किस प्रकार की हो सकती है, जैसे किस प्रकार की हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं खेल संबंधी आक्रामकता। खेल संबंधी आक्रामकता में देखते हो, तुम छोटे बच्चों की बात की जाए, जो छोटे बच्चों को आता है तो वो खेलता रहता है, जब उसका मन बन जाता है उसको तोड़ देता है, उसमें आक्रामकता आ जाती है। या दूसरा कोई उसका साथी बच्चा खेल रहा होता है तो उसके खिलौनों को लेकर के छुड़ा लेता है और एक दूसरे से मारपीट होती है। जब बड़े स्तर पर जाते हैं, जब खेल होते हैं, तो उसमें जब खेल भावना नहीं होती है तो आपस में खिलाड़ी या अपने जो छात्र हैं वो भिड़ जाते हैं और आपस में आक्रामकता देखने को मिलती है। दूसरा है विचार संबंधी आक्रामकता। क्योंकि हम जब बच्चों के आपस में विचार आपस में नहीं मिलते तो आक्रामकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे किसी को कोई सामूहिक कार्य दिया है, जब सामूहिक कार्य दिया है तो आपस में जब विचार नहीं मिल रहे हैं तो क्या होगा, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे और उस काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार की स्थिति होने पर छात्र आक्रामक हो जाते हैं। आगे संवेगात्मक अस्थिरता। संवेगात्मक स्थिरता किसकी है, जब समूह के कुछ बालकों में संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है, यानी वो अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, तो एक दूसरे को संवेगों को भी नहीं समझ पाते हैं। जब अपने पर नियंत्रण नहीं करने तो सामने वाले संवेगों को वो क्या समझेंगे। जब उनमें इस प्रकार की अस्थिरता होती है तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संवेग अस्थिरता, अगर उसमें जल्दी क्रोध आ जाता है तो वो क्या होगा, जल्दी आक्रामक हो जाएगा। इसलिए अगर किसी संबंध बनाने हैं या समूह में कोई कार्य करना है तो संवेगात्मक स्थिरता का विकास होना जरूरी है। संवेगात्मक स्थिरता होनी आवश्यक है। अगर बालक में संवेगात्मक स्थिरता अधिक होगी तो बालक के जो वातावरण को उतना ही अधिक दूषित करेगा और दूसरों के साथ उतना ही आक्रामक होगा। आगे शाब्दिक धमकी संबंधी आक्रामकता। आपने देखा होगा कि धमकी देना, जब कोई बात और चीज हो जाती है तो आपस में बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे को धमकी देते हैं। धमकी देने का एक तरह से प्रदर्शन किया जाता है। इस प्रकार जब आपस में धमकी संबंधी जब होते हैं तो दूसरा अगर बच्चा भी अगर क्रिया करता है तो आपस में आक्रामक होकर के लड़ाई झगड़ा उनमें आसानी से हो जाता है। जब हम समूह में रह रहे हैं तो इस प्रकार की गतिविधि बच्चों में अधिक देखने को मिलती हैं। इसके अलावा परिस्थिति संबंधी आक्रामकता। कुछ परिस्थिति संबंधी आक्रामकता होती है कि जब बालक के समझ कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो उसको करने में असहनीय है और उस स्थिति को सामना करने में असहनीय है तो वो क्या करता है, आक्रामक स्थिति अपना लेता है।
तुमने देखा होगा जैसे कोई क्रिकेट के मैदान की बात करें, अगर किसी खिलाड़ी से कैच छूट जाता है तो उसका कप्तान क्या करता है, आक्रामक हो जाता है, उसको गाली देने लग जाता है। कभी कभी बच्चों में देखा होगा लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तो यहाँ खिलाड़ी भी आक्रामक रूप इस प्रकार का धारण कर लेता है वो परिस्थिति को देखते हुए। इस प्रकार अनेक परिस्थितियां पैदा होती है जिससे साथी सहपाठियों के साथ वह आक्रामक हो जाता है। इसके अलावा सामाजिक गुणों का अभाव, जब बच्चों में सामाजिक गुणों का अभाव होता है तो वो क्या करता है, उसमें बालक में आक्रामकता अधिक देखने को मिलती है। जब बच्चे में प्रेम, सहयोग और इस प्रकार की भावना का समावेश तो बालकों के साथ आक्रामकता का व्यवहार करेगा और समायोजन की स्थिति जो है उसके विपरीत हो जाएगी। इसलिए अगर बच्चे के साथ संबंध बनाने या उसको समायोजन करना है तो सामाजिक गुणों का होना जरूरी है। समायोजन क्षमता का अभाव, कुछ कुछ बच्चों में समायोजन क्षमता का भी अभाव देखने को मिलता है। जो समायोजन होता है तो आक्रामक बच्चा अधिक हो जाता है। कभी कभी देखा होगा उच्च जो है बच्चे उच्च परिवारों विद्यालय में पहुंचते हैं तो निम्न परिवारों के बच्चों के साथ वो समायोजन अपने आप को नहीं कर पाते हैं, तो आपस में क्या होता है कि आक्रामक व्यवहार होने लगता है। या कुछ बच्चे बचपन से अकेले रह रहे हैं तो वो अधिक आक्रामक हो जाते हैं। तो आक्रामक का व्यवहार है जब होता है तो क्या है, साथ ही उसका साथ छोड़ देते हैं। तो संबंध बनाने के लिए आक्रामकता का होना जरूरी नहीं। आक्रामकता क्या है, एक नकारात्मक पहलू है। अगर आक्रामकता होगी तो कोई भी किसी के साथ अपने संबंधों को स्थापित नहीं कर सकता। इसके अलावा मानसिक एक शारीरिक स्वास्थ्य का अभाव, कभी कभी मानसिक रूप से जब व्यक्ति पीड़ित होता है तो वह उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है और प्रत्येक कार्य को वो उचित रूप से संपन्न नहीं कर पाता है और समूह में भी उसका उपेक्षा के अनुरूप सहयोग नहीं होता है, तो उसमें क्या है, आक्रामकता दिखाई देने लगती है। इसी प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य, कभी कभी शारीरिक कमजोरी या शारीरिक कोई बीमारी जब बच्चे को लग जाती है तो उसमें एक तरह से हीन भावना आ जाती है, कुंठा आ जाती है, तो दूसरों के साथ वो आक्रामक होने लगता है। तो ये आक्रामकता के स्वरूप है। इस प्रकार की जब आक्रामकता देखने को मिलती है हमें बच्चों के साथ, हम बच्चों के संदर्भ में कर रहे हैं, साथ ही संबंध स्थापित करने को जोर दे रहे हैं, तो इस प्रकार की आक्रामकता का होना नहीं चाहिए, क्योंकि आक्रामकता एक नकारात्मक पहलू है। अगर आक्रामकता होगी तो बच्चे साथियों के साथ संबंध अपने स्थापित नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो आक्रामकता के सुधार के लिए जब स्थिति आती है तो सबसे प्रमुख परिवार और शिक्षक की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। तो परिवार के द्वारा ही बच्चों में नियंत्रण किया जाता है और शिक्षक द्वारा भी किया जाता है। जब विद्यालय स्तर पर जब शिक्षकों द्वारा किया जाता है, घर पर परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो परिवार के कुछ जो है और शिक्षक को ध्यान देने की आवश्यकता है, किस प्रकार बच्चों की आक्रामकता को दूर किया जा सकता है। इसके लिए विद्यालय का वातावरण पहला पूर्णतः शैक्षिक होना चाहिए। शैक्षिक होना चाहिए मतलब इस प्रकार की उसमें क्रियाएं होती रहनी चाहिए कि बच्चा अपने आप को खाली ना समझे और शिक्षा संबंधी दायित्व जो भी उसको मिल रहे हैं उनको करता रहे। इससे बालकों में आक्रामकता के स्थान पर सरल और सहज व्यवहार विकसित होगा। दूसरा, बालक आक्रामक व्यवहार करने वाले छात्र की समस्याओं पर शिक्षक का विशेष ध्यान। जब इस प्रकार के जब बच्चे होते हैं जो आक्रामक होते हैं तो शिक्षक को उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उसके आक्रमण व्यवहार के कारण उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। समस्या के बारे में जानकारी शिक्षक को करनी चाहिए कि आक्रामक क्यों हुआ और इसके क्या कारण हो सकते हैं, और जब इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा तो वह पुनः आक्रामकता नहीं दिखाएगा। इसलिए शिक्षक को उस पर बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा बालकों को आक्रामक व्यवहार के लिए शारीरिक दंड या प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, तो शारीरिक दंड उसका समाधान नहीं है। और शारीरिक दंड को हम बताएंगे, शारीरिक दंड से बच्चे करेंगे, इसलिए उनको क्या ऐसी परिस्थिति बनानी चाहिए, उन्हें इस प्रकार से उसका मार्गदर्शन करना चाहिए शिक्षक को या परिवार को कि वह दूसरों
बालकों को देने की अपेक्षा प्रेम पूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक उनको समझाना चाहिए। अभिभावकों के साथ साथ चर्चा, क्योंकि तुमने देखा होगा जब विद्यालय में पहुंचते हैं तो शिक्षक का दायित्व है कि उसके जो बच्चे के बारे में पूरी जानकारी उसके अभिभावक तक पहुंचाना। इसके लिए उन्हें अभिभावकों के साथ समय समय पर मिलना चाहिए और उनसे चर्चा करनी चाहिए। जब आक्रामक व्यवहार करने वाले छात्रों की समस्या पर विचार करना चाहिए और शिक्षक द्वारा परिवार वालों को उस बच्चे के बारे में उचित दिशा निर्देश प्रदान किए जाने चाहिए। जब इस प्रकार की क्रिया होंगी तो बालक में उसका आक्रामकता कम होती जाएगी। बालकों को नैतिक शिक्षा का ज्ञान देना, बालक को आक्रामकता को कम करने के लिए हमें नैतिक शिक्षा का ज्ञान देना भी जरूरी है। जब बालक दूसरों के प्रति नैतिक दायित्वों को समझेंगे तो वह प्रत्येक साथी के साथ संतुलित व्यवहार का प्रदर्शन कर सकेंगे। इस प्रकार बालक का व्यवहार आक्रामकता से युक्त नहीं होगा। तो नैतिक शिक्षा के द्वारा बच्चे में सद्व्यवहार, सद्गुणों का विकास होता है और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता हुआ आक्रामक नहीं होता है। इसके अलावा सामाजिक गुणों के विकास के लिए विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उचित स्थान देना चाहिए। जब पाठ्य सहगामी क्रियाओं का होगा समय समय पर विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होंगी, सांस्कृतिक गतिविधियां हो या विद्यालय में होने वाली जो भी अलग जो सहगामी क्रियाएं होती रहेंगी तो बच्चे में क्या होगा, प्रेम, सहयोग और परोपकार की भावना का विकास होगा। जब प्रेम परोपकार भावना का विकास होगा तो बालक आक्रामक व्यवहार नहीं करेगा और उसमें सामाजिक गुणों का विकास हो जाएगा। आगे अभिभावक को बालक की समझ विवाद नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, घर की जो परिस्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग ही बच्चा व्यवहार सामने आकर के व्यवहार करता है। अगर बच्चे घर में विवाद होता रहता है बालकों के समझ से तो बालक उसी का अनुकरण करता है और साथियों के साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार करना की कोशिश करता रहता है। इसलिए अभिभावकों को परिवार का जो वातावरण है वह एक तरफ से अच्छा रखना चाहिए और दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अभिभावकों को आक्रामक व्यवहार नहीं करना चाहिए। बात बात पर क्या होता है, कभी कभी बच्चों के साथ बच्चा सीख करके विद्यालय के बच्चों के साथ या साथी समूह के साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है। इसलिए अभिभावकों को आक्रामक व्यवहार भी बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। आगे शिक्षकों द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। कभी कभी आक्रामकता का कारण शिक्षकों द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना भी हो जाता है। जब एक बिना जाने विचारे किसी समस्या या किसी विवाद को तो एक किसी का पक्ष लेना वह आक्रामकता का कारण हो जाता है। इसलिए शिक्षकों को दोनों पहलुओं पर विचार करते हुए जो है सभी के साथ समान व्यवहार रखना चाहिए और पक्षपातपूर्ण नहीं व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को आक्रामकता के हानिकारकों के प्रति जागरूक करना चाहिए कि आक्रामकता के क्या गुण वो हानि है। अगर तुम जो है किसी को चोट पहुंचाओगे तो वह भी तुमको चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। दूसरा, तुम्हारा समायोजन जो है अच्छी प्रकार से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आक्रामक रहेंगे तो कोई जो है उनको पास में नहीं आने देगा। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिकों का निर्देशन, कभी कभी जब बच्चा रेगुलर में आक्रामकता रूप धारण कर लेता है तो उसको जाकर के मनोवैज्ञानिकों के पास जाना चाहिए और उसको उचित परामर्श या सलाह दिलानी चाहिए, उसका निर्देशन उसको दिलाना चाहिए। इस प्रकार यहाँ हम जो इन प्रकार की जो क्रियाओं को करेंगे परिवार और जो है शिक्षक द्वारा तो आक्रामकता को सुधारा जा सकता है या उसको बहुत कम किया जा सकता है। इसके अलावा जब बात करते हैं आगे तो तकनीकी के विकास की बात करते हैं। तो तकनीकी का भी आज के योग में महत्वपूर्ण योगदान है। तकनीकी का अब तो योग ही तकनीकी का हो गया है, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के बच्चा हो या कोई भी हो अपने आप को पिछड़ा महसूस करता है। तो तकनीकी के विकास के फलस्वरूप व्यक्ति क्या है, विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करने के तरीके उपलब्ध हो गए तकनीकी के द्वारा। वह विभिन्न प्रकार के साधनों का यूज करता है, जिसमें टेलीफोन हो, मोबाइल हो, इंटरनेट हो, ईमेल हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, या इस प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है तो वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है।
इन माध्यमों की सहायता से पारस्परिक संबंध बनाया जा सकता है और इनके द्वारा लिखित जो भी संदेशों को एक दूसरे के पास भेजा जा सकता है, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है और विचार और भावनाओं की अभिव्यक्ति की जा सकती है। जब इस प्रकार की अभिव्यक्ति और विचारों को जब एक दूसरे को आदान प्रदान किया जाता है तो बच्चों में आपस में संबंध विकसित होते हैं। क्योंकि जब वर्तमान समय में संचार के साधनों का विकास हुआ है तो वो क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो है विदेशों के बच्चे हो या अपने दूसरे राज्यों के बच्चे हो उनसे संपर्क आसानी से बना लेता है, क्योंकि आजकल तो मित्रता भी ज्यादातर फेसबुक और उस पर ही दिखाई देती है। इस प्रकार के ये संबंध बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती है तकनीकी। किस प्रकार साथी संबंधों पर प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले साथी संबंधों का विस्तार होता है। तकनीकी द्वारा क्या होता है? साथी संबंधों का विस्तार होता है। साथियों के संबंध विस्तार किस प्रकार होता है कि क्योंकि अपने से जो दूर होता है, जब हम देखते हैं कि पुराने जमाने में बच्चा क्या होता है, विद्यालय की जो परिस्थितियां होती है, समाज की परिस्थितियां रहती थी, उसी के अनुसार जो है संबंध बनाता था। लेकिन आजकल जब तकनीकी का प्रयोग आया तो घर बैठे ही विविध प्रकार के बच्चों से और अपने साथियों से दूर हो जाने पर वो संबंध बनाए रखता है। इसमें क्या होता है, इसमें बालकों के संबंध का स्थापित करने का गुण भी होता है और विभिन्न प्रकार की जब भाषाओं का प्रयोग होता है तो उसे भाषाओं का विकास उसमें होता है और दूसरे राज्यों के साथ अपने जो ये अन्य समाज के साथ वो अपने आप को संबंधों को आगे बढ़ाता है। दूसरा, वैश्विक मूल्यों का विकास, क्योंकि बहुत से देश हैं एक दूसरे तकनीकी का विकास हुआ है तो एक दूसरे के संपर्क में आए हैं। तो जब एक दूसरे के देश संपर्क में आए तो बच्चे भी एक दूसरे के संपर्क में आना हुआ, एक दूसरे की भावनाओं को और विचारों को समझा गया। इसके से आपस में सहयोग की भावना विकसित हुई। जब सहयोग की भावना विकसित हुई तो उसमें क्या हुआ कि वैश्विक मूल्यों का विकास हुआ। हालांकि अपने जो हित के बारे में न सोचकर वैश्विक हित पर जब चर्चा करते हैं तो इस प्रकार के संबंधों में सकारात्मकता आती है और संपूर्ण विश्व से यह संबंधित होते हैं। आगे सांस्कृतिक संबंधों का विकास, क्योंकि हम हर जगह नहीं जा सकते लेकिन संस्कृतियों के बारे में, विभिन्न संस्कृतियों के बारे में, उनकी जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उनकी भूमिकाएं, उनके बारे में हम तकनीकी के द्वारा जो है उनको देख सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं। जब हम इस प्रकार की जब चीजों के बारे में जानकारी होती है तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट के द्वारा या तकनीकी के द्वारा जो है उन चीजों को, सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं दूसरों के, उनके बारे जानने की कोशिश करते हैं और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सामाजिक संबंध, क्योंकि हमें दूसरे समाज की परंपराओं व्यवस्थाओं के बारे में जानना है तो हम दूसरे समाज के लोगों के साथ संबंध बनाते हैं, वो तकनीकी के द्वारा अधिक उनको विकसित किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुधार कार्य करने के लिए भी तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे सामाजिक संबंधों का विकास हुआ है। इसके अलावा शैक्षिक संबंधों का विकास, कंप्यूटर द्वारा, तुम जानते हो नेट द्वारा आजकल जो है शैक्षिक संबंधी बच्चों में बन रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जब विद्यालय द्वारा कार्य दिए जाते हैं शैक्षिक संबंधी तो बच्चा क्या करता है, अपने मित्रों के साथ उनको शेयर करता है तथा आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए विभिन्न प्रकार के शैक्षिक दायित्वों को निभाते हैं। अगर किसी को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है जब उसकी समझ नहीं आ रहा तो वह साथी संबंधों के साथ वो शैक्षिक संबंधों को बढ़ा सकता है, साथियों से इस बात पर चर्चा कर सकता है। तो घर बैठे या लॉकडाउन चल रहा है इस समय, तकनीकी का प्रयोग ही आजकल तुम कर रहे हो, तकनीकी के प्रयोग द्वारा ही तुम्हारे शैक्षिक संबंधों या तुम्हारे कोई साथी संबंध हो वह उसी से चल रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं खेल संबंधों का विकास। बालकों में जानते हो तुम खेल में अधिक रुचि देखने को मिलती है। बालक इंटरनेट के माध्यम से क्या करता है, विभिन्न देशों के बालकों से संबंध बनाता है और विभिन्न प्रकार के खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। जैसे कोई इंग्लैंड का बच्चा है भारत के बच्चे से अगर
दोस्ती करता है, तो वो क्या है भारत के राष्ट्रीय खेल के बारे में, जहाँ और प्रकार के खेल होते हैं उनके बारे में जानकारी करता है। इस प्रकार भारत का बच्चा जो है विभिन्न देशों के बच्चों के साथ उनके देशों के जो है खेलों के बारे में जानने की कोशिश करता है, जैसे खेल संबंधी विकास भी होता है। इसके लिए वैचारिक संबंधों का विकास, तो संपूर्ण एकता में बांधने के लिए वैचारिक एकता होनी चाहिए। जब संपूर्ण विश्व को एकता में बांधना है तो विचारों में भी एकता होनी चाहिए, क्योंकि वैचारिक एकता पर ही शांति स्थापित होती है। वर्तमान समय में तकनीकी विकास के कारण विविध क्षेत्रों में बालक द्वारा मित्र समूह से विषयों पर व्यापक चर्चा की जाती है और वैचारिक एकता और वैचारिक संबंधों का विकास होता है। अगर वैचारिक भिन्नता होंगी तो वह क्या होगा, साथी संबंधों को बढ़ावा नहीं देंगी। लेकिन इसमें तकनीकी का प्रमुख प्रयोग होता है, क्योंकि तकनीकी के द्वारा बच्चे आपस में एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे के आदतों को और उनके बारे में जानकारी करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार तकनीकी साथी संबंधों को विकास पर बहुत प्रभाव डालती है और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन तकनीकी का प्रयोग विवेकपूर्ण होना चाहिए। अगर विवेकपूर्ण नहीं होगा तो तकनीकी में क्या होगा, उसका नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती है। जैसा कि तुम देख रहे हो विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम जो आजकल वर्ड सुना हुआ, जो साइबर क्राइम या साइबर अपराध है, बढ़ावा मिल रहा है। विभिन्न प्रकार की तकनीकी के द्वारा साथी जो है के साथ धोखाधड़ी भी कर देते हैं साथी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के क्राइमों को भी अंजाम देते हैं। जब बच्चों के बारे में बात की जाए तो एक शब्द बहुत अच्छा आता है, साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग क्या होता है? साइबर बुलिंग इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके धमकाने या उत्पीड़न करने का एक रूप है। इसे ऑनलाइन बदमाशी के रूप में भी जाना जाता है। तो बुलिंग इसमें क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक साधन है या इंटरनेट का जब हम प्रयोग करते हैं तो सामने वाले को धमकाने की कोशिश करते हैं, उसका उत्पीड़न करने की कोशिश करते हैं। साइबर बुलिंग में हम विभिन्न प्रकार के जब फोटो या विभिन्न प्रकार के जब वीडियो बना लेते हैं तो सामने वाले को तंग करने की कोशिश करते हैं। तो साइबर बुलिंग का तात्पर्य किसी बच्चे या वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किए जाने से है। इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग करके बच्चे को क्या किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। इससे मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उन्हें नकारात्मक भी बना सकता है। इसके अलावा हम बात करें कि साइबर बुलिंग का मतलब और समझने की कोशिश करें तो गंदी भाषा, तस्वीरों और धमकियों से इंटरनेट पर तंग करना, एक तरह से साइबर बुलिंग को हम साइबर हरासमेंट भी कह सकते हैं। क्योंकि आजकल की ये घटनाएं बहुत देखने को मिलती हैं कि विभिन्न प्रकार के, जो किसी का फोटो ले लिया तो उसको क्या है, या कोई किसी के फोटो पर कमेंट करना या उस प्रकार की जब विभिन्न प्रकार की जब धमकियां देना, इस प्रकार की चीजों को हम देखते हैं तो बच्चों में आपस में संबंध बिगड़ते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति साइबर बुलिंग का शिकार होता है तो बार बार किसी के परेशान करने की वजह से वह आत्मसम्मान उसका कम हो जाता है और नकारात्मक भावना की वजह से मन में उसके तनाव पैदा हो जाता है। जब मन में तनाव पैदा हो जाता है तो उससे वो भयभीत होकर निराश हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, उदास हो जाता है। इससे उसके मानसिक और शैक्षणिक विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जब शैक्षिक मानसिक पर पड़ता है तो क्या होता है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए हमें शिक्षक और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बच्चों पर ध्यान रखें, तकनीकी का प्रयोग विवेकपूर्ण करें, तकनीकी का प्रयोग करते समय सावधानियों का प्रयोग करें। विभिन्न प्रकार की जब सावधानियों का प्रयोग करते रहेंगे तो परिवार द्वारा, शिक्षक द्वारा उनका नियंत्रण किया जाएगा, तो इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है और तकनीकी का प्रयोग आपसी संबंधों को बढ़ाने में हम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। किसी की कोई समस्या, कोई क्वेरी?